नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जो ग्रीक दर्शन के रंगमंच भूमि पर आया तो थेल्स के लगभग 100 साल बाद, लेकिन उसका महत्व बहुत ही विलक्षण रूप में हमें पूरे पाश्चात्य चिंतन परंपरा में देखने को मिलता। यह एक ऐसा दार्शनिक है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ने सबसे पहले इसी को पढ़ा। प्लेटो का दर्शन से परिचय सबसे पहले इसी से हुआ, जिसके बारे में सुकरात कहता है, जितना मैं इन्हें समझ पाया हूं वो बहुत शानदार है, और जितना मैं नहीं समझ पाया वह और ही शानदार होगा। किंतु इसे समझने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है कुशाग्र बुद्धि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीक दर्शन के महान दार्शनिक हेराक्लाइटिस की। हेराक्लाइटिस जिसने बुद्धि को इतना अधिक महत्व दिया, और बुद्धि भी कैसी, जो उसके दृष्टि में बहुत ही महान चीज। वो साधारण लोगों को तुच्छ समझता है। उसमें अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का एक दंभ है। ये दंभ शायद उसे भारतीय चिंतन परंपरा के अनुरूप महान नहीं बनाता। किसी भी ज्ञानी में इतना दंभ नहीं, विद्या ददात विनय। लेकिन इस दंभ के बाद भी उसका दर्शन, उसका विचार ग्रीक दर्शन में, ग्रीक चिंतन परंपरा में अद्वितीय है। तो उसका अपने देश की सामान्य जनता के लिए यह राय है कि उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, और वो ये मानता है कि इस देश का शासन बच्चों के हाथों में दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता पशुवत जीवन जी रही है। वो अपनी बातें बहुत ही कठिन भाषा में व्यक्त करता है, जिसके कारण उसे द डार्क फिलोसोफर भी कहते हैं, दुराग्रह। उसे ग्रहण करना बहुत ही मुश्किल है। उसका मानना है कि दर्शन सबके लिए नहीं है, गधों के लिए नहीं है। गधों के लिए घास है, सोना नहीं। वो कहता है कि उसका दर्शन सोना है, तो सबके लिए नहीं। ये विचार उसके केवल साधारण जनता के लिए नहीं, बल्कि होमर जैसे प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध कवियों के लिए भी है। वो होमर के विषय में ये राय रखता है कि उसे तो कोड़े मारे जाने चाहिए। वो अपने समय के एक प्रसिद्ध दार्शनिक जीनोफिनिस और उनके समय के जो पाइथागोरियंस थे, उनके विषय में भी उसकी कुछ इसी तरीके की राय है। उसे इन लोगों से चिढ़ थी, वो इनसे नफरत करता है। उसके अनुसार सबसे पहले आपको सत्य का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसे प्रस्तुत करना चाहिए, और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही दार्शनिक है। जी हाँ, हेराक्लाइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जन्म यूनान के एक नगर एफेसस में हुआ। वो बचपन से ही एक अजीब किस्म का बालक था। सामान्य बच्चों के तरीके से उसकी रुचि खेलने कूदने में नहीं थी, जबकि उसका जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ। लेकिन उसका लगाव बहुत अधिक भौतिक जीवन में नहीं था। उसकी एक प्रसिद्ध रचना जो हमें मिलती है, जिसके कुछ अंश ही अभी उपलब्ध हैं, वो है ऑन नेचर। उसके बाद उसका दर्शन कई बार हमें भारतीय चिंतन परंपरा के बुद्ध के विचारों से मिलता जुलता मिलता है। लेकिन जिस चीज में वो बुद्ध से बिल्कुल अलग है, वो है दम। बुद्ध में विनय है, विनम्रता है। हेराक्लाइटिस में दम है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बुद्ध से उसका दर्शन मिलता है? वो है
क्षणिकवाद, कि अस्तित्व केवल क्षण मात्र के लिए है, ऐसा हेराक्लाइटिस का भी मानना है। महान विचारक प्लेटो का एक नाटक है थियोटीटस। थियोटेटस में प्लेटो ने हेराक्लाइटिस को कोट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक वस्तु प्रवाहित हो रही, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, प्रत्येक वस्तु संभूति है, नदी के भांति प्रत्येक वस्तु गतिशील है, सभी वस्तुएं गुजर रही हैं और कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। एक बार की बात है कि हेराक्लाइटिस नदी के किनारे बैठा हुआ था, उसे एक टक देख रहा था। उसके बाद वो चकित होकर अपने पिता से कहता है कि कोई भी नदी में 2 बार नहीं उतर सकता। जब उसके पिता ने पूछा ऐसा क्यों, वो मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि जब आप दोबारा नदी में उतरेंगे तो वह नदी वही नहीं रहेगी और तुम भी वह नहीं रहो। उसका विचार आता है एवरीथिंग फ्लैश, नथिंग स्टे स्टे, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह उसका प्रथम दर्शन था, यूनिवर्सल फ्लैक्स का सार्वभौम परिवर्तनशीलता। इसके कारण इस तरीके के बाद जो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे अनुभव में स्थिर दिखाई देती हैं, परिवर्तन से रहित दिखाई देती, किंतु जब कोई व्यक्ति इस तरीके के परिवर्तन की बात करता है, वो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे की बात होती है और लोग उसकी बातें नहीं समझ पा रहे थे, जिसके वजह से वह उनको समझाने के बजाय वो इन सिद्धांतों को, अपने विचारों को उनसे दूर ले जाता है। वह ये मानता है कि पक्ष और विपक्ष मतलब विरोधी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोध, संघर्ष, निषेध, अभाव, इन्हीं से परिवर्तन होता है, यह अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। वो युद्ध को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है, वो युद्ध को सबका पिता कहता है और सम्राट कहता है। वो इस बात पर होमर की बड़ी आलोचना करता है कि जब होमर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्यों में व्याप्त सभी संघर्ष को समाप्त कर दो, क्योंकि हेराक्लाइटिस का मानना है कि संघर्ष ही जीवन का अस्तित्व का आधार। उसके दार्शनिक पहलू में मूल तत्व की खोज भी दिखती है। वह थेल्स, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमनीज के समान ही एक मूल तत्व की खोज कर रहा है और वह मूल तत्व को के रूप में अग्नि को स्वीकार करता है। अग्नि ही मूल तत्व है। वो अग्नि को से ही समस्त चीजों को बना मानता है। वो सृष्टि के विकास की प्रक्रिया में उन्नत मार्ग और अनंत मार्ग की चर्चा करता है। अवनत मार्ग में अग्नि से वायु बनती है, वायु से जल बनता है, और जबकि उन्नत मार्ग में और फिर जल से पृथ्वी बनती है, जबकि उन्नत मार्ग में इसके विपरीत होता है, पृथ्वी से जल, जल से वायु और वायु से अग्नि बने। अग्नि उसके दर्शन के केंद्र में तत्व के रूप में इतना केंद्रीय है कि वो आत्मा की बात करता है और आत्मा को भी अग्नि का एक अंश रूप के रूप में स्वीकार करता है। आत्मा अग्नि का एक अंश है, ऐसा होता है। हेराक्लाइटिस का मानना है कि हम आत्मा को सर्वोत्तम रूप में, प्रज्ञानात्मक रूप में जब जानते हैं तो वह अग्नि रूप में ही होते हैं। मृत्यु का अर्थ है आत्मा का जल बन जाना। जब वो आर्द्र हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए हेराक्लाइटिस का यह मानना है
कि सुषुप्तावस्था में आत्मा को रखना ही मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। वो जीवात्मा के शुष्क होने और उसका विश्व आत्मा से अभेद संबंध स्थापित करने की बात करता है। वो एक और शब्द का प्रयोग करता है, लोगोस। ये जो शब्द है लोगोस, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ हमको देखने को मिलता है वो एक बौद्धिक नियम या नैतिक नियम के रूप में देखने को मिलता है। वो पूरे ब्रह्मांड का एक नियंत्रण करने वाली शक्ति के रूप में है। ये अदृष्ट व्यवस्था है जहां पे भी परिवर्तन, संघर्ष, विरोध है, उसके बड़े हिस्से में एक संतुलन है और उस संतुलन का कारण लोगोस। ये पूरा ब्रह्मांड में अराजकता नहीं है, एक कानूनबद्ध बदलाव है, परिवर्तन है। और उसका ये मानना है कि ज्यादातर लोग लोगोस को, इस व्यवस्था को नहीं समझते, जिसके वजह से उन्हें संसार में ये व्यवस्था अशुभ के रूप में प्रतीत होती है, जबकि यह शुभ है, यह बहुत ही जरूरी है। हेराक्लाइटिस कहता है कि दो लोगोस इज यूनिवर्सल मस्ट लिव एज इफ दे हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। हेराक्लाइटिस यह भी कहता है कि विरोध, अपोजिशन ही जीवन का आधार है। जैसे दिन रात, जीवन मृत्यु, सुख दुख, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन ही सत्य है और परिवर्तन विरोध के आधार पर होता है। जब भी हेराक्लाइटिस की तुलना कुछ साम्यता, क्षणिकवाद और परिवर्तनशीलता, फ्लैक्स मानने के कारण बुद्ध से की जाती है। कई बार ये तुलना इस आधार पर भी की जाती है कि बुद्ध भी एक राजकीय परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनका भी जन्म राजकीय परिवार में हुआ। किंतु जब हम तत्वतः मूलतः देखते हैं तो बुद्ध और हेराक्लाइटिस दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर पाया जाता है। इसलिए हम सतही रूप में इन दोनों में समानता मान सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप में व्यवहार और आचरण के संदर्भ में बुद्ध और हेराक्लाइटिस दोनों में कोई समानता नहीं। बुद्ध में विनय है, करुणा है, हेराक्लाइटिस में दंभ है, अभिमान है अपने ज्ञान का। अंत में मैं यही कहूंगा कि हेराक्लाइटिस अपने तरीके से, अपने संस्कृति में अद्वितीय है और उस तरीके की बात करने का साहस शायद दूसरे किसी के पास नहीं। अब हम अगली कड़ी में मिलेंगे एक और विचारक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।